आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद खास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। पिछले हफ्ते की गई गुफ्तगू के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हैदराबाद के लेजेंड गज़ल सिंगर विट्ठल राव साहब के दुख्तर और बहुत ही सीनियर मोस्ट गज़ल फनकार जनाब आसिफ अली साहब के साथ ये गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने जिस तरह शुरुआती दौर की बातें हमसे शेयर की पिछले एपिसोड में, तो मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। संगीत साधना एकेडमी जिस तरह आपने बताया 83 में इसका आगाज हुआ, तो कितने शागिर्द पंडित विट्ठल राव साहब के जरिए उनका नाम रोशन किया या फिर गज़ल गायकी की दुनिया में मुतारुफ हुए, उस बारे में बताएं। वैसे उनके शागिर्दों में कुछ ऐसे भी सितारे हैं जैसा कि अनूप जलोटा है जी, उन्हीं की शागिर्दी में भी थे, कुछ दिन सीखे थे। और ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड के भी हैं, वो लोग इनके पास कुछ सीखे हैं, गज़लियाँ सीख के गए थे। और यहाँ के हैदराबाद में जो शागिर्दी थे उनके बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अब वो लोग इनके इंतकाल के बाद से थोड़ा सा इंटरेस्ट कम कर दिए हैं, आना जाना भी बंद कर दिए, जिससे वो लोगों की पॉपुलैरिटी भी कुछ ज़्यादा वो नहीं। लेकिन थोड़े आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आज भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत उनका नाम है भी। नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल था आपने अधूरा रख दिया। मेरा सवाल ये था कि जब पंडित विट्ठल राव साहब ने इतना ज़बरदस्त एकेडमी का क़याम अमल में लाया था, उसके जरिए कितने स्टूडेंट्स आए होंगे अगर आपको याद आते हैं? कम से कम 40 या 50 तो स्टूडेंट्स उनके थे ऑलरेडी। अच्छा, ऑलरेडी स्टूडेंट थे। रोज उनको गज़लियात सिखाते थे और कुछ संगीत का भी कुछ ज्ञान देते थे। तो उस हिसाब से 40-50 तो आर्टिस्ट तो कैसे भी थे। और थोड़े आर्टिस्ट ज़्यादा पॉपुलर भी हुए हैं हैदराबाद में, जिसमें अब नाम तो बोलना तो नहीं, लेकिन है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कोई एक कंपोजिशन जो विट्ठल राव साहब की बहुत ज्यादा पॉपुलर रही हो, हमें जरूर सुना। एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। एक चीज़ मुझे याद आती है आसिफ साहब और फिर मैडम संध्या जी, कि जिस तरह आप लोग इस एकेडमी को लेकर चल रहे हैं, पिछले दौर को हम देखते हैं तो बहुत सारे इस तरह के एकेडमी हुआ करते थे जो गज़लें, गीत, लाइट क्लासिकल सिखाने के लिए बहुत सारे असातिज़ा हमारे पास मौजूद थे। अभी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ये बेड़ा उठा रखा है और इसको कंटिन्यू इसको जारी रखे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत वाक़ई आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो देखते हैं, गज़ल गायकी की तरफ उतने ज़्यादा सिंगर्स या नौजवान नहीं आते, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? Karaoke is the main cause disinterestedness towards the गज़ल, फिल्मी, सबके लिए, क्योंकि वो आज ही इजी मोमेंट है। वो बहुत जल्दी आदमी से वो हो जाता है, मुतासिर हो जाता है। गज़ल की तरफ मुश्किल हो जाती है। गज़ल सीखना भी मुश्किल है, उसके सुरों से उससे वाकिफ नहीं हो सकते। तो वो एक ऐसा मीडिया है कि आदमी जो भी हो गाता है और उससे एक्साइटमेंट होता है उससे, और ये अट्रैक्ट हो जाता है। तो आप मानते हैं कि करो के आने की वजह से गज़ल गायकी की तरफ लोग कम आ रहे हैं?
या फिर आप क्या जानते हैं भाई, देखिए आप क्या मानते हैं कि भाई वाकई ये जो गजल गायकी है इसमें काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके आपको ये मुकाम, या फिर इसकी साधना, इसकी जो प्रैक्टिस, Exactly. सारी चीजें हासिल हो पाती हैं? पहले तो गज़ल ये जो सब्जेक्ट है गज़ल सीखना, ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है इसका, और गज़ल के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है, जो कि आज के दौर में लोगों के पास नहीं है। करोके बहुत ईज़िली अवेलेबल है और ईज़िली उसको कोई भी गा सकता है। शायद हम भी कोशिश करें तो हम भी गा लेंगे, पर गज़ल, करोके वाले गज़ल गाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये नहीं क्योंकि बोल राग रागनियों से हाँ, वक्फियत। ये नहीं बोलती। ये एक बहुत वास्ट प्रोजेक्ट है जी, ये, एक्चुअली देखा गया तो गज़ल जो है इसके लिए पहले ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में जो गज़ल सीखते हैं या लाइट म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक जो भी सीखते हैं, उनको गुरु के पास रहकर, वहाँ पर रहकर उनकी खिदमत करना, उनके हर चीज़ मतलब जो स्कूल होता था उसका सारा काम करके वहाँ रह के सीखना पड़ता था। आजकल ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है गुरुकुल का, और इसके लिए हार्डली लोग 1 से 2 घंटा देते हैं, जो कि काफ़ी कम समय है। गज़ल के लिए इतना समय काफ़ी नहीं होता है। हम खुद हमारे वालिद साहब को देखते थे, 2 बजे से रात में 8 बजे तक जो शागिर्द आता है, वो पूरा 8 बजे तक बैठता है रियाज करवाते रियाज़, थे। क्योंकि ग्रुप में सीखने से या किसी और दूसरे शागिर्द को सिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो बैठ के सुन रहा है, सुनने से काफ़ी मदद मिलती है। प्रैक्टिस तो करना ही है अपनी, मगर सुनने से भी काफ़ी मदद मिलती है। तो मेरे वालिद साहब का सिखाने का तरीका ये था कि 10 लोगों को बिठा के एक को सिखाते थे, दूसरी बार दूसरे को बोलते थे आप गाओ ये, तो सुनने से उसको काफ़ी फ़र्क पड़ता था, वो बहुत जल्दी ग्रैस्प कर सकते थे गज़ल। तो अगर देखा जाए, गज़ल और करोके बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात। नहीं नहीं, अगर संध्या जी या आसिफ साहब, अगर ऐसा चलता रहेगा जी, तो फिर गजल गायकी की तरफ नौजवान नहीं आएंगे, तो गजल नहीं, का जो दौर है धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। नहीं आप साहब, सही ये तो हम फरमाए, बिल्कुल सही फरमाए। नहीं, हम तो बेड़ा उठाए हैं कि हम गज़ल को ख़त्म होने नहीं देंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। लिहाजा हम लोग जो है गज़ल लेजेंड के घर से हैं, तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि गज़ल को आगे ले ऐसा नहीं है, नौजवानों को भी बहुत शौक होता है गज़ल का, पर प्रॉब्लम उनकी होती है कि टाइम देना मुश्किल होता है। तो वो मगर आसानियां ढूंढते हैं। जी हाँ, हाँ? मगर जिसको सीखना है वो सीखते हैं। मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। नहीं नहीं, आप तो भाई देखिए, ये तो वही वाली बात है। नहीं, मैंने काफ़ी अपने लेट मियाँ शुरू किया। मिट्टू वाली बात है। देखिए देखिए, आपने जो बेड़ा उठाया है उसका हाँ जी। मकसद ये है कि भाई संगीत आपके घर से है, लाइट म्यूज़िक, और गज़ल। लाइट म्यूजिक स्पेशली। तो जी। बहरहाल आपके जो वालिद मोहतरम ने जो काम किया है, जो एकेडमी कायम की है, वो कायम व दायम रहे। आपका मकसद वही है, जी। इसके तहत आप यहाँ आई, हाँ जी। पोस्ट ग्रेजुएट करने के हाँ बावजूद, जी। है ना, वरना आप जॉब करती, आराम से रहती, सुखी, है ना। लेकिन आपने अपने वालिद मोहतरम की उन यादों को, उन चीज़ों को मिटने नहीं दे रही हैं, बल्कि उसको आगे ले जा रही हैं। और साथ में आपके जी, बिल्कुल। जनाब आसिफ साहब का भी बहुत बड़ा ताउन है इसमें, है ना। आपके बगैर हम ये संगीत साधना को वापस से रीएस्टैब्लिश नहीं कर सकते सही थे। बात। आपका बहुत बड़ा योगदान है। बेशक। और मेरे वालिद साहब को 83 इयर्स के एज में अल्जाइमर हो गया था, अच्छी, तो आपने काफ़ी उनको संभाला है। सही बात। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आसिफ साहब की बहुत सारी कुर्बानियां हाँ हैं जी। संगीत बहुत बड़े साधना एकेडमी के पीछे। जी। तो इसीलिए तो हमने याद किया है। जी। एक ग्रेट आर्टिस्ट थे, बिल्कुल वो हम अपनी तरफ समझते थे, बहुत अच्छे कलाकार थे। तो थोड़ा सा तो ये सेवा करना ही पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल, अल्जाइमर के टाइम पे हम बहुत उनके साथ थे। सही बात, वो एक अटैचमेंट था सही जो संगीत साधना आज तक भी कायम है। कायम। चलिए हम उन्हीं की यादों को ताज़ा कर रहे हैं, कोई और कॉम्पोजिशन। मैं कदे से जरा
दूर उस मोड़ पर दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले। दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। वैसे शायद आपको इल्म है और सभी लोग जानते हैं कि भाई हैदराबाद के मशहूर शायर मखदूम साहब का ये कलाम है, उन्हीं का था। और कंपोजिशन भी हैदराबाद के ही थे ना, है ना, इकबाल इकबाल खुर्शी साहब। खुर्शी, और मैं समझता हूँ विठ्ठलराव साहब के दोस्तों में थे। हाँ जी, इसी वजह से इस ये चीज़ को बहुत ज़्यादा गाया करते थे, है ना। बहुत गाया करते थे। बिल्कुल। यानी इसकी पॉपुलैरिटी में विठ्ठलराव साहब का ज्यादा हाथ था। हाँ। हर महफिल में बगैर ये गाए तो कोई उनको छोड़ते नहीं थे, ऐसा था। बहुत गाया है इसको। और भी आर्टिस्ट थे उस जमाने के, बहुत सारे, बिल्कुल, और बिल्कुल। हकीम रागी साहब, सिद्दीक भाई थे, और आरिफ रऊफ साहब आरिफ रऊफ थे, साहब, बिल्कुल। और जाकिर भाई थे, और ये ऐसे कलाकार थे, एक से एक कलाकार थे, प्यारे प्यारे कलाकार। बस अब उन्हीं को याद में जो जो भी वो गाए हैं उसको लेके चल रहे हैं हम लोग, सही बात, ताकि वो मिटना नहीं है बस। सही बात। लेकिन आसिफ साहब, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह आपने बताया कि भाई विठ्ठलराव साहब की बहुत ही शानदार कंपोजिशन और बहुत ज़्यादा गाया करते थे, अगर आपको याद आता हो तो कोई यादगार प्रोग्राम जिसको आप देखकर काफ़ी हैरत ज़दा रह गए हों। विठ्ठलराव साहब के तो बहुत सारे शोज़ आपने हाँ अटेंड किया है, कुछ अगर आपको याद आता हो तो उस बारे में बताएं। एक प्रोग्राम हुआ था ललिता कला तोड़ना में, वहाँ पर हमारे अनूप जलोटा जी आए थे, तो मैं और राव साहब दोनों गए थे, बैठे थे, तो उन्हें पता नहीं था कि विठ्ठलराव साहब आए थे। अब मुझे भी नहीं पता था कि विठ्ठलराव साहब उनके उस्तादों में है, जब तक भी मुझे भी नहीं। तो किसी वजह से नज़र पड़ गई विठ्ठलराव पे, तो वहाँ से उन्होंने अनाउंस किए कि आज मेरे उस्ताद इस महफिल में मौजूद है, मैं चाहूँगा मेरे उस्ताद डाइस पे आ जाए, और ये दीप जो जलाने का लाइटनिंग है, ये फंक्शन उनके थ्रू होना चाहिए। क्या बात। मैं नहीं कर सकता ये मेरे, और मुझे बहुत संभल के गाना पड़ेगा आज, क्योंकि मेरे उस्ताद सामने बैठे हुए। तो ये जो उनका इरादा था, बहुत बड़ी बात है, बहुत कड़ी था उनके लिए। अब हम देखे हुए हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं। अब जो लोग पता नहीं वो तो खैर कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए नहीं। हम तो अपने आंखों से देखे हैं, कान से सुने हैं, उनकी इज्जत कितनी थी आर्टिस्टों में। बेशक, सही बात। और उसके बाद से खत्म के बाद से उन्होंने अंदर बुलाए विठ्ठलराव साहब को, तो वहां पर एक कंपोजिशन गाए थे जब उनको अल्जाइमर स्टार्ट हो गया था। अच्छा, अल्जाइमर स्टार्ट हो गया था, तो वो गाए थे, और इतनी डूब के गाए थे, हम क्या सब सुने थे। अगर थोड़ा सुना दे तो बड़ा मजा आएगा। ये जो मैं कलाम पेश कर रहा हूँ विठ्ठलराव साहब की ओन कंपोजिशन है, और ये कंपोजिशन अनूप जी के सामने एक प्रोग्राम में गाए थे, जो प्रोग्राम के एहतमाम में खत्म एंडिंग के बाद उनको बुलाकर सुना गया था। तो ये वो गजल है, मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। रात सौ के सफर के सिवा कुछ और नहीं, रात सौ के सफर के सिवा कुछ और नहीं।
विचार नहीं, विरह के पास खबर भी तेरा विचार नहीं, विरह के पास। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा संध्या जी, जब हम विठल राव साहब को याद कर रहे हैं तो कोई यादगार वाक़या इस प्रोग्राम के ज़रिए आप शेयर करना चाहती हैं तो ज़रूर बताएं। आप अपने वालिद मोहतरम के साथ जो रहे हैं और फिर आपका जो बचपन गुजरा है, या फिर जिस तरह आप बताती हैं कि संगीत की जो शिक्षा थी या संगीत की जो तालीम देने का ढंग था, कुछ अगर चीज़ें अगर रह जाती हैं हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप ज़रूर बताएं। देखिए, पहले तो मैं मेरे बाबा की तारीफ करूंगी कि वो कभी किसी को डिस्करेज नहीं करते थे संगीत ओके। सिखाने में। मतलब जैसे नर्सरी से शुरुआत होती है अपनी पढ़ाई में, स्कूलिंग में, तो जी। उसी तरह से चाहे वो जो स्टूडेंट आया है उनकी उम्र 50 प्लस भी होगी, तो वो सिखाने का जो उनका तरीका था, एक छोटे से बच्चे को जिस तरह से ABCD सिखाते हैं उस तरह से, क्योंकि पेशेंस लेवल बहुत था बाबा में। ओके। तो किसी को डिस्करेज नहीं करते थे कि कभी आप मतलब अच्छा गा पाएंगे या नहीं गा सकेंगे। तो जितनी मेहनत वो एक स्टूडेंट के पीछे करते थे, शायद ही कोई इतना समय उनको दे सकता होगा दूसरा आहा। कोई। तो वो उनका सिखाने का तरीका जो है बहुत अच्छा था। हम ज़्यादा उनको सिखाते हुए देख नहीं पाए, क्योंकि हमारा थोड़ा सा टाइम पढ़ाई में जाता था, इस साइड इस तरफ नहीं जाता था। लेकिन जिस उनके स्टूडेंट से हम बात करते थे, कभी हम मिलते तो वो बताते थे कि इनका पेशेंस लेवल इतना ज़्यादा है, जिसको सा बोलना नहीं आता है उसको एक अच्छा कलाकार बना के ही छोड़ते थे वो। अरे वाह, क्या बात। तो ऐसा करके अब बाबा के आज मैं समझती हूँ सारी दुनिया में हर एक मुल्क में उनके शागिर्द हैं। है। हाँ, और नामचीन है। अच्छा। जैसे आज के तारीख में हैदराबाद में भी काफ़ी उनके शागिर्द फैले हुए हैं, और रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में, टीवी स्टेशंस में और बाकी प्राइवेट प्रोग्राम्स काफ़ी कर रहे हैं। उनमें चंद नाम अगर बिल्कुल, आप अगर हाँ आप जी, चाहें तो मेंशन कर हाँ सकती हैं, जी। बता तो सकती हैं। एक तो है उनके सीनियर मोस्ट लेडी सिंगर जो है स्टूडेंट, श्रीमती जसबीर कौर जसवीर। साहिबा। वो बहुत नाम कमाए हैं गज़ल की दुनिया जी में। बिल्कुल। और दूसरे हैं माला बरारिया माला जी, बराड़ी। और बॉम्बे में जो है विनायक ललित, अच्छा। काफ़ी लोग हैं। इंदिरा नायक सूफ़ी और गज़ल सिंगर हैं जो ओके। बॉम्बे में हैं। जी जी। और यहाँ पर अब हम लोग थोड़ी कोशिश कर रहे हैं नहीं कुछ बिल्कुल, चलिए, हासिल अच्छी करने बात के है। लिए नहीं, इसमें, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरे वालिद साहब 84 ईयर्स तक, मतलब 84 साल की उम्र तक वो जो है गज़ल की खिदमत करे हैं, और जितना हो सकता है उसको स्प्रेड करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि नाइजीरिया जैसे कंट्री में जाकर बाबा ने गज़ल परफॉर्मेंस दिया है, और नीग्रोस को तक गज़ल पसंद गजल। आई है। हाँ जी, अच्छा, क्या बात। इतना मतलब इतना पेशेंटली वो लोग सुन के और काफ़ी एंजॉय किया है। उसके हम मतलब वीडियो कैसेट्स हमको मिले थे, जी। तो हम वो सब देख के हमको पता चला कि म्यूज़िक जो है किसी को भी अट्रैक्ट करता है। सही बात है, बिल्कुल। और अब म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, लैंग्वेज नहीं होती है, ना कोई सरहद होती है। मगर ज़्यादातर लोगों का ख्याल होता है कि गज़ल जो है एक स्लो चीज़ है, तो हर कोई उसको मतलब एंजॉय नहीं कर सकता या पसंद नहीं करता। मगर मेरे वालिद साहब ने इसको देश विदेश में काफ़ी पॉपुलराइज किया बिल्कुल है। सही बात है, हाँ जी। क्योंकि हमें जो इल्म है उस्ताद विठल राव साहब के साथ हैदराबाद के नौजवान तबला नवाज सरदार खान हाँ साहब जी, बहुत ज्यादा उनका साथ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी तक साथ हाँ रहा है बिल्कुल, उनका। बिल्कुल क्योंकि सही। अक्सर व बेशतर सरदार साहब से हमारी जो भी मुलाकातें हाँ हुई जी, उस दौरान राव साहब की बातें बहुत सारी बताते हैं। हाँ जी, तो बहरहाल आज भी सरदार से हमारा इंटैक्ट है, जब भी हम बुलाए वो आ जाते हैं। बेशक और सही क्योंकि उन्होंने संगीत साधना को एक अपना इंस्टीट्यूट समझते हैं, बेशक सही बात, इसीलिए हमको भी खुशी होती है। सही बात।
एक सवाल ये है आसिफ साहब कि आजकल लाइट क्लासिकल में बनाई हुई गज़लों को लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि क्लासिकल का भी एक रंग होता है। हाँ, जी जी। आप कहना क्या चाहेंगे? आजकल जितने आ रहे हैं लाइक क्लासिकल में जा रहे हैं, प्योर क्लासिकल में तो नहीं है। जो कि कोई राग में शुरू होते हैं वो मिश्र हो जाता है आगे चल के, क्योंकि कोई भी कंप्लीट एक राग में कोई गज़ल गाते नहीं है, ऐसा बनता भी नहीं है, क्योंकि इसको खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा मिश्र कर देते हैं आर्टिस्ट। तो अब हर आदमी अपने तौर पे बना के उसको खूबसूरत करके गाता है। तो क्लासिकल टच होता है हर गज़ल में, कोई ना कोई राग से बेस होता है, बस इतना है। लेकिन लाइट क्लासिकल में जो गज़लें बनाई जा रही हैं उसी को लोग पसंद कर रहे हैं, इसकी वजह आप क्या मानते इसकी हैं? वजह ये है कि एन्चेंटिंग है, उसमें तबले का काम, म्यूजिक का काम, यानी ऑर्केस्ट्राइजेशन बहुत होने की वजह से पब्लिक बहुत अट्रैक्ट होती है इससे। अब कई ऐसे गाने पंकज उदास के हैं, अनूप जलोटा के हैं, ऐसे कितने गज़लियात हैं, उसमें ज़्यादातर ऑर्केस्ट्राइजेशन बहुत है ऐसा है। नहीं, मुझे जो इल्म है या फिर हम जो देखते जी, हैं जी। वो ये कि क्लासिकल का जो रंग है, जिनको क्लासिकल की समझ हो वही लोग क्लासिकल गज़लों को सुनकर एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल अब सही। भाई अगर आपको क्लासिकल का इल्म नहीं है या फिर आप सीखे हुए नहीं है या फिर राग रागियों से वक्फियत नहीं बिल्कुल रखते हैं नहीं, तो नहीं कर सकते। आप ये सारी चीजें सर के ऊपर से चले और जाती चले हैं। जाते, बिल्कुल सही तो बात ये है। भी एक चीज है, बिल्कुल सही है। सही है ना? मेहदी हसन के कई ऐसे गज़लियात है कोई समझ ही नहीं सकते। एक राग में जब एक बस तू ही नहीं, वो जो गाए हैं एक ही राग में गाए हैं, कहीं चेंज नहीं किया, तो लोग को समझ में आता नहीं है, क्योंकि आजकल के पब्लिक को जो है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं, लाइक गजल में एंटरटेनमेंट कहाँ से लाएंगे करते भाई? हो क्या? एंटरटेनमेंट नहीं, गजल में गजल को समझना चाहिए, हाँ। समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गजल जो है एक बातचीत है। अब बिलवर्ड को है, या बताइए आप क्या है वो गजल, बातचीत क्या है? बिलवर्ड से बातचीत है और कुछ नहीं है। गजल का मतलब वो ऐसा जो लोग बड़े लोग बोलते हैं, जो बड़े गजल के जो माहिर होते हैं, वो यही बोलते हैं ये गुफ्तगू है अपनी महबूबा से, गजल का नाम मतलब गजल है। Yes, बस इतना तो क्लासिकल एक अलग सब्जेक्ट है Classical और का अलग गजल, लाइट म्यूजिक गजल जो है एक अलग चीज है। तो काफी कम लोग गजल में क्लासिकल टच, मतलब क्लासिकल अंदाज लाते हैं। ये दो बहुत कम अलग है। अलग सब्जेक्ट बड़े है। आर्टिस्टों में एक दो नाम है, मेहदी हसन है, गुलाम अली, ये बहुत अपने एक राग में जब शुरू होते हैं तो आखिर तक एक ही राग में रहते, कभी भी उसको मिश्र नहीं करते। तो वो एक ब्यूटी अलग है, वो वास्ट सब्जेक्ट ऑफ क्लासिकल नॉलेज है, वो बहुत है उनके पास। ऐसा उस टाइप के लोग हैं वो, मगर अपन लाइट क्लासिकल के लोग हैं, अपने को बहुत अच्छा हल्की लगता है। फुल्की चीज हल्के जो फुल्की चीज है जो आम फहम हो Honestly. और आम पब्लिक को जल्दी समझ में आए। ऐसी चीज। ऑनेस्टली स्पीकिंग यही है और कुछ नहीं। सही बात। चलिए बहरहाल काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही। चलते चलते मेरा जो आखिरी सवाल है, क्योंकि आप लोग संगीत साधना एकेडमी चला रहे हैं, तो उस माध्यम से संगीत साधना से जो लोग, जो नौजवान जुड़ना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, इस बारे में आप ज़रूर बताएं। अब हमारे पास 2 सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जस्ट ये से अबाउट एक वीक के बाद से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास एक मीटिंग भी हुई थी, मीटिंग में ये तय पाया गया है कि वी विल स्टार्ट 2 क्लासेस, एक तबले के लिए, एक गजल सिंगिंग के लिए। तो ये 2 अलग अलग टाइप से टाइम देंगे, एक 11 से 2 बजे तक है और 3 से 5 तक का है। एक गजल सिंगिंग की शो इवनिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये तबला नॉलेज के लिए हम एक ट्यूटर को रखे हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते वो भी, और वो भी क्वालिफाइड तबलिस्ट है। तो वो अपने के लिए प्रॉमिस किया है कि वो मैं बैठूंगा और मैं बच्चों को सिखाऊंगा। तो 2 सेशन स्टार्ट होंगे, एक सिंगिंग और एक तबला। हमारा देखिए ये संगीत साधना एकेडमी चलाने का मकसद जो है संगीत को स्प्रेड करना है और बाबा की कंपोजिशंस को आगे बढ़ाना है। तो ये प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो बिल्कुल नॉमिनल से ही एक छोटा सा अमाउंट रहेगा और विथ एडमिशन फॉर्म के साथ में। और जो भी इंटरेस्टेड हैं उनके लिए संगीत साधना का दरवाज़ा खुला है हमेशा के लिए।
तो हम जो भी सीखने की मतलब चाह रखते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं उसके लिए। वो खुद आके मतलब हमारा ऐड, जो भी ऐड आएगा उसमें हमारा एड्रेस रहेगा, तो वो आ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये चलन जो है मेरे वालिद साहब के ज़माने से चल रहा है कि अगर कोई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और वो गज़ल सीखने का इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए फ़ीस माफ़ है। चलिए, अच्छी बात है। आपने बताया कि भाई आपके वालिद मोहतरम की जो कंपोजिशन है उसको आम करना चाहते हैं, हाँ जी। लेकिन इसके लिए आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब चैनल आ गया है, या फिर आप देखिए यूं कहिए कि डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। ऐसे में आप सिर्फ एकेडमी चलाने से कुछ नहीं होगा, नहीं। बल्कि कुछ आप एक सिंगर को या फिर गज़ल गुलकार को तैयार जी। करें, वीडियो तैयार करें। बिल्कुल। आपके जितने भी कंपोजिशन हैं उस्ताद मोहतरम विठल राव साहब के, उसको गवाएं और फिर वो आम करें तो ये ज़बरदस्त रहेगा, हाँ जी, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल, बेस्ट बिल्कुल। एडवाइस आपका, बहुत शुक्रिया। नहीं, वाकई आप जो बिल्कुल, कहा है, क्योंकि बिल्कुल देखिए सही है। आप भाई आपके ये सिखाने से या हाँ जी। फिर आपके जो कंपोजिशन आपके वालिदा मोहतरम की इतनी ज़बरदस्त, वो आपके घर तक ही महदूद हाँ जी। रहेगी या फिर एकेडमिक तक ही महदूद हाँ, रहेगी। बिल्कुल, अगर इसको आम करना चाहते हैं तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये कोशिश कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, ज़रूर। बिल्कुल। आपका आपका एडवाइस जो एडवाइस है सर आपको हाँ। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। वो बिल्कुल। तो करेंगे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं इस बारे में। हमारे जो एकेडमी है उसके अभी जो राइट प्रेसिडेंट जो है हमारे डॉक्टर गनी साहब हैं, जी, जो बाबा के बहुत सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स में रहे। ओके, तो वो सऊदी में रहते हैं, जी, हुफूफ में। वो तो वहाँ प्रोग्राम्स करते ही हैं और जितना हो सकता है सिर्फ और सिर्फ बाबा की कंपोजिशंस ही वो फैलाते हैं जी। मुल्क में। ऐसे वहाँ पे आर्टिस्ट हैं, ओके, ऐसे अपने आते अपने दो। हाँ बिल्कुल, आपका कहना ये है कि गल्फ में भी हाँ आपके जी, वालिद गल्फ मोहतरम में, के बिल्कुल। शागिर्द है, शागिर्द वो कंपोजिशन उनकी जी। वहाँ गा रहे हैं, और जिसके जरिए भी बेहतरीन शागिर्द है वो, हाँ, बेहतरीन बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी बात। आर्टिस्ट हैं। और नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये रहा, मेरा नहीं। जो एक एडवाइस है कि भाई ये दुनिया भर तक जी बिल्कुल। ये आपके वालिद मोहतरम की कंपोजिशन फैलें और दुनिया भर लोग इससे इस्तिफादा हासिल करें। इसीलिए हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपकी एडवाइस के लिए प्रायोरिटी दे रहे हैं कि इस बारे में सोचेंगे। और हम खुद चाहते हैं कि इनके जितने गजलें आते हैं ज्यादा से इन ज्यादा मतलब पॉपुलर क्लास के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं या जो नए सबको स्टूडेंट्स हम हैं, इनवाइट हम करके सबको एक लेकर प्लेटफॉर्म पे लाके इंशाअल्लाह बाबा की करेंगे काम। कंपोजिशंस को बिल्कुल, आगे बिल्कुल, मतलब वर्ल्ड वाइड बिल्कुल, स्प्रेड worldwide करने की कोशिश करिए। करेंगे। Thank you बिल्कुल, for चलिए। your kind advice. जी, Very good बिल्कुल, advice. बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो बहरहाल आप आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छी अच्छी गज़लें भी सुनाई। थैंक यू जनाब आसिफ अली साहब और संध्या मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपका भी Thank you very थैंक यू much. सर, थैंक यू। शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट की भी जाने को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।